टारगेट 4 एग्जाम में आपका स्वागत है। कल मैं स्थानीय स्वास्थ्य की पहली क्लास लाया था, जिसमें थोड़ा ही 10 मिनट की क्लास ली थी। उसके बाद नेटवर्किंग इशू हो जाने के कारण मैं क्लास पूरी नहीं ले पाया, लेकिन ये 3-4 भागों में हम पूरा कराएंगे पंचायती राज व्यवस्था, क्योंकि ये लंबा चैप्टर है पंचायती राज व्यवस्था, जिसका UPSSC ने जिक्र किया है अपने सिलेबस में। समझते जाना जो मैं बताऊं, बहुत अच्छा चैप्टर है और रुचि भी लेना चाहिए स्टूडेंटों को। और शेष रही क्वेश्चनों की बात, तो 20-30 क्वेश्चन लगवा दूंगा, जिससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चन करने में भी मज़ा अलग होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन भी करवाएंगे, चैप्टर समाप्त होगा। तो उससे पहले आप समझिए कि स्थानीय स्वशासन होता क्या है। कल मैंने जो कल इस चैप्टर में डिस्कशन किया था स्थानीय स्वशासन में, स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है स्थानीय स्तर पर लोगों की शासन में भागीदारी। स्थानीय स्तर पर लोगों की शासन में भागीदारी को ही हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं, तथा इस बात को इस स्थानीय स्वशासन को भारत के राज्यों में लागू कराने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 को प्रथम पंचवर्षीय योजना में लाए थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो जवाहरलाल नेहरू लाए थे, उनका सिर्फ यही उद्देश्य था कि भारत में जन सहभागिता की भागीदारी को स्थानीय स्वशासन में बढ़ाना, लोगों को जागरूक करना। ये स्थानीय स्वशासन के तहत जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 लाया गया था, ये फोर्ड फाउंडेशन अमेरिका की कंपनी के सहयोग से जवाहरलाल नेहरू ने भारत में स्थापित किया था। लेकिन उसके परिणाम कुछ और ही रहे। ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 ये चल नहीं पाया। इसके बाद राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 भी आई, लेकिन ये भारत में दोनों योजनाएं असफल रहीं। इन असफल योजनाएं हो जाने के कारण को भी मैंने बताया था, लोगों का जागरूक ना होना, लोगों की भागीदारी उसमें सुनिश्चित नहीं हो पाई। और सबसे ज़्यादा कारण रहा कि उस समय जवाहरलाल नेहरू ने, उस समय की सरकार जो बनी थी, उसने उस राज्यों के जिलों के जो DMO थे, उनको ये कार्य सौंपा था, और उन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों ने अपने कर्तव्यों का पालन अच्छी तरीके से नहीं किया था। इस योजना के असफल हो जाने का कारण यही रहा स्थानीय स्वशासन में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसी से कारण सफल रही। इसके बाद इसी स्थानीय स्वशासन में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो असफल योजना रही, इसका कारण जानने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने उस समय बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया। बलवंत राय मेहता समिति 1957 का जब गठन होता है, और ये पूरा जब इसका ब्यौरा लेती है, तो ये निष्कर्ष निकालती है बलवंत राय मेहता समिति, भैया स्थानीय शासन में लोगों की भागीदारी और विकास के कार्यों को मजबूत और लोगों को जागरूक करने के लिए भैया 30 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाइए। बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने सरकार से 30 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए कहा, अपने सुझाव दिए सरकार को। इसके बाद उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश को मानते हुए पहली पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, उस समय 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में इस त्रिस्तरीय योजना का उद्घाटन भी कर दिया। और ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू भी हो गई। उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 की बात है, 11 अक्टूबर 1959 को ये आंध्र प्रदेश राज्य में भी लागू हो जाती है। इसके बाद अन्य कमेटियां बनती हैं, अन्य कमेटियों के बारे में आज मैं बताऊंगा। उसके बाद सरकार आती है मोरारजी देसाई की, और मोरारजी देसाई के बारे में बताते हैं कि ये उस समय प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, और इन्हें चौधरी चरण सिंह की पार्टी का समर्थन मिला था उस समय, जब उस समय 22 महीने राष्ट्रपति शासन इंदिरा गांधी ने लगा दिया था। उसके बाद आती है भाजपा सरकार, BJP, और उस समय के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। उस समय इन्होंने एक समिति का गठन किया था, जिस समिति का नाम था अशोक मेहता समिति। 1977 में इसका गठन हुआ था। अशोक मेहता समिति ने इस पंचायती राज व्यवस्था के लिए क्या सुझाव दिए, वो इस प्रकार है, सामने देखते जाओ। ये 13 सदस्यीय अशोक मेहता समिति का गठन 13 सदस्यीय अशोक मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था में
उत्पन्न कमियों को दूर करने के लिए किया गया था। इसने निम्नलिखित अनुशंसाएं की जो इस प्रकार हैं। पंचायतों की संरचना के बारे में बताया इसने कि द्विस्तरीय पंचायतों की जो संरचना हो वो द्विस्तरीय हो। पहले पे मंडल हो, प्रथम तो मंडल हो, और वो मंडल ऐसा हो कि आज के जैसा मंडल नहीं हो, उस मंडल ऐसा हो जिसमें 10 से 20 गांव सम्मिलित हों। प्रथम तो उन्होंने बताया मंडल जिसमें 10 से 20 गांव सम्मिलित हों। दूसरे पर उन्होंने बताया जिला परिषद का गठन किया जाए, द्वितीय स्तर पर जिला परिषद हो, और तीसरा सुझाव इन्होंने दिया कि न्याय पंचायत का गठन हो, न्याय पंचायत का गठन हो। फिर बताया इन्होंने कि पंचायतों का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष का रहे। ये बात पंचायतों का कार्यकाल 4 वर्ष का हो, ये डिस्कशन किया था इन्होंने। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। पंचायतों का कार्यकाल इन्होंने बताया था कि 4 वर्ष का हो। ये पूछ सकता है कि किस समिति ने ये बताया था कि पंचायतों का कार्यकाल 4 वर्ष का हो। ये ध्यान रखना, अशोक मेहता समिति 1977 की अनुशंसा थी कि पंचायतों का कार्यकाल 4 वर्ष का हो। उसके बाद पंचायतों में दलीय आधार पर चुनाव हो, इन्होंने सुझाव दिया था। इस समिति का सुझाव था कि पंचायतों का जो आधार हो वो दलीय आधार पर चुनाव हो, पंचायतों के चुनाव दलीय आधार पर हो। इन्होंने इस समिति ने के ये सुझाव थे। इसके बाद उन्होंने कहा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए। ये पहली सिफारिश थी पंचायती राज के लिए, अशोक मेहता समिति ने की थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए। अब इसके मुख्य पॉइंट याद रखना अशोक मेहता समिति के कि प्रथम तो इन्होंने कहा कि मंडल का गठन हो, द्वितीय पे जिला परिषद का गठन हो, वो मंडल ऐसे हों जिससे 10 या 20 गाँव। इन्होंने कहा न्याय पंचायत का गठन हो, पंचायतों का कार्यकाल 4 वर्ष का होना चाहिए। आगे देखो, इन्होंने कहा उसके लिए वित्त विभाग की स्थापना भी अलग से की जानी चाहिए। देखो, पंचायतों हेतु पृथक वित्त आयोग की व्यवस्था हो। इन्होंने कहा अनुसूचित जातियों व जनजातियों को उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। इन्होंने कहा कि एक तो पंचायतों के लिए पृथक वित्त आयोग का गठन किया जाए। इसके बाद उन्होंने कहा अनुसूचित जाति व जनजातियों को उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व भी प्राप्त हो। ठीक है। इसके बाद आगे एक समिति बनती है 1985 में, पी.के. राव समिति। पी.के. राव समिति सन 1985 में बनती है। इस समिति का प्रमुख उद्देश्य देखो, इस समिति का प्रमुख उद्देश्य था निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम एवं ग्रामीण विकास से संबंधित ढांचे की समीक्षा करना। ठीक है, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम एवं ग्रामीण विकास से संबंधित ढांचे की समीक्षा करना। ये उस समय का कार्यकाल था, राजीव गांधी का कार्यकाल था उस समय। ये समिति उस समय गठित हुई, पी.के. राव समिति। इस समिति को कार्ड समिति के नाम से भी जाना जाता है, ये बहुत ध्यान रखना। देखो, पी.के. राव जो समिति है, इस समिति को कार्ड समिति के नाम से भी जाना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि इस समिति ने क्या क्या सुझाव दिए स्थानीय स्वशासन के लिए। इन्होंने कहा कि जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की योजना, समझे, जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की योजना क्रियान्वयन एवं निगरानी के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की योजना क्रियान्वयन एवं उसकी निगरानी के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए इन लोगों को। इन्होंने और आगे देखो, इनकी सिफारिश थी कि योजनाओं की प्रवृत्ति को, जो योजना की जो प्रवृत्तियां हैं को अत्यधिक विकेंद्रीकृत किया जाए, यानी स्थानीय शासन यानी जनता की भागीदारी अधिक से अधिक इसमें रहे। शासन यानी सरकार भैया ज़्यादा इंटरफेयर इन मामलों में ना करे। उन्होंने सीधा कहा था कि योजनाओं की प्रवृत्ति को अत्यधिक विकृति के अंदर किया जाए। और ये ध्यान रखना, ऐसे ही सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। उस समिति ने भी ये कहा था कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा हस्तक्षेप ना करे, कम से कम हस्तक्षेप करे, सरकार निरीक्षण करे तथा मार्गदर्शन योजनाओं का
कार्यान्वयन करे, ठीक है, उनको निरीक्षण करे और मार्गदर्शन करे तथा योजनाओं को बनाने का काम करे, लेकिन इंटरफेयर ज़्यादा सरकार न करे। ये पी.के. राव समिति की भी सिफारिश देखो मिलती जुलती है। इन्होंने कहा कि योजनाओं की प्रगति को अत्यधिक विकेंद्रीकृत तो किया जाए, ठीक है, जिला परिषद को विकास कार्यों की प्रमुख संस्था के अनुबंध प्रेरित किया जाना चाहिए। जिला परिषद को क्या करना चाहिए कि विकास कार्यों की प्रमुख संस्था के रूप में कार्य करना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, आगे इन्होंने कहा कि पंचायतों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होना चाहिए। केवल एक समिति आपकी है जिसने कहा कि पंचायतों का कार्यकाल 4 वर्ष का होना चाहिए, वो अशोक मेहता समिति 1977 है, ठीक है। उसके बारे में एक खास क्वेश्चन ये ध्यान रखना, सबसे पहले पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो प्राप्त होने की बात कही वो अशोक मेहता समिति ने कही सबसे पहले, लेकिन दिलाया कि समिति ने, कि समिति की सिफारिश से मिला, वो बात अलग है, ठीक है। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। इन्होंने कहा कि पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए। इन्होंने भी यही बात कही कि राज्यों की वित्तीय व्यवस्था को अगर अच्छा करना है तो उसके लिए वित्त आयोग का भैया अलग से गठन करो। आगे समिति देखो, आगे समिति बनती है एल.एम. संघवी समिति 1986, ठीक है। आगे समिति का निर्माण होता है एल.एम. संघवी समिति 1986। वर्ष 1986 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पंचायती राज व्यवस्था के सुधार के लिए एक अवधारणा पत्र प्रस्तुत करने हेतु इस समिति का गठन किया, ठीक है। वर्ष 1986 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पंचायती राज व्यवस्था के सुधार के लिए एक अवधारणा प्रस्तुत की। वो अवधारणा इस प्रकार थी। इससे नवंबर 1986 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थे, ठीक है। 1986 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, जिसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थे। पंचायतों में दलों की भागीदारी नहीं होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि पंचायतों में दलों की जो भागीदारी है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने कहा कि पंचायतों में दलों की भागीदारी नहीं होनी चाहिए, और ये अच्छी भी सिफारिश थी कि पंचायतों में दलों की भागीदारी ना हो, क्योंकि पंचायतों में अगर दलीय आधार पर चुनाव होने लगे तो सरकार इंटरफेयर, तो फिर मामला ही गड़बड़ा जाएगा। जहाँ पर स्थानीय शासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करनी है और लोगों की भागीदारी रह नहीं जाएगी, ठीक है। आगे देखो, इन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। ये ध्यान रखना इस समिति की सिफारिश को। इन्होंने ये भी कहा कि पंचायतों में दलीय आधार पर चुनाव ना हो, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। ग्रामीण न्यायालयों या न्यायालय पंचायतों की उचित व्यवस्था, इसने कहा है कि इस समिति ने क्या कहा है कि ग्रामीण न्यायालयों या न्याय पंचायतों की उचित व्यवस्था किया जाना चाहिए। पहली बार सिफारिश हुई है यहाँ पर, ठीक है, न्यायालयों की। पंचायतों के चुनाव को निष्पक्ष रूप से एवं नियमित अंतराल पर कराने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिए। यहाँ चुनाव की बात इन्होंने इसके लिए चुनाव आयोग की भी बात कर दी है। इन्होंने 2 बातें की हैं, एक तो चुनाव आयोग की बात की है और यहाँ पर न्याय पंचायतों की इन्होंने बात की है। उसके बाद देखो, इन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी को ग्रामीण विकास प्रशासन में कार्य करने का अवसर निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो चाहे उससे नीचे के अधिकारी हों, ग्रामीण विकास के प्रशासन में कार्य करने का अवसर निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए, ठीक है। आगे समिति बनती है आपकी पी.के. थुंगन समिति, सन 1988 की बात है। पी.के. थुंगन समिति, इस समिति ने क्या क्या पंचायती राज संस्थाओं के सुधार के लिए अपने सुझाव दिए, जो इस प्रकार हैं, इनको पढ़ लेते हैं। वर्ष 1988 में थुंगन समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक आधार देने का समर्थन किया, परंतु थुंगन समिति के अनुसार
भारत में पंचायतों का संबंध, समझे, परंतु थुंगन समिति के अनुसार भारत में पंचायतों का संबंध सीधा सरकार से होना चाहिए। ठीक है, पंचायतों का संबंध सीधा सरकार से होना चाहिए, यही है, सीधा सरकारी से होगा। देखो, सरकार से होना चाहिए। ठीक है, वर्ष 1988 में थुंगन समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक आधार देने की बात की। ठीक है, परंतु थुंगन समिति के अनुसार भारत में पंचायतों का संबंध सीधे सरकार से होना चाहिए। अतः समिति ने पंचायती राज को राज्यों का विषय नहीं माना। ठीक है, इन्होंने राज्यों का विषय नहीं माना, इसको ध्यान रखना। इस समिति ने थुंगन समिति की सिफारिशें निम्नलिखित हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज को संवैधानिक आधार दिया जाए। उसके बाद कहा कि पंचायती राज में महिलाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाए। ये सिफारिश इस समिति की बहुत ध्यान रखना, पी.के. थुंगन समिति की। पहली बार जिक्र किया है पी.के. थुंगन समिति ने कि भैया पंचायती राज में महिलाओं को व अनुसूचित जाति को व अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की बात अगर पूछी जाए, पूछ लेता है क्वेश्चन, किस समिति ने ये कहा था या किस समिति की सिफारिश थी कि पंचायती राज में महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश, ऐसे पूछ लेता है। पंचायती राज में महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के आरक्षण, पिछड़ा वर्ग आयोग की आरक्षण देने की सिफारिश किस समिति की है? तो ध्यान रखना, पी.के. थुंगन समिति सन 1988, इस समिति की सिफारिश थी पंचायती राज में महिलाओं को, पिछड़ा वर्ग को, अनुसूचित जाति को, जनजाति को भैया आरक्षण दिया जाए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया, मैं लिख भी दे रहा हूँ बहुत। आगे देखो, इन्होंने भी कहा कि प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग स्थापित किया जाए। उसके जब अशोक मेहता समिति बनती है, उसके बाद हर समिति कहती है भैया वित्त आयोग स्थापित किया जाए उनके लिए। आगे देखो, एक नियोजन तथा समन्वय समिति बनाई जाए। एक नियोजन तथा समन्वय समिति बनाई जाए जिसका अध्यक्ष राज्य नियोजन मंत्री होगा। जिसका अध्यक्ष कौन होगा? राज्य नियोजन मंत्री होगा। जिला परिषदों के अध्यक्ष इस समिति के सदस्य होंगे। जिला परिषदों के अध्यक्ष जो हैं वो इस समिति के सदस्य होंगे। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। केवल एक समिति है जिसने कहा कि 4 वर्ष होने चाहिए, वो 1977 की अशोक मेहता समिति कहती है कि पंचायतों का कार्यकाल 4 वर्ष का होना चाहिए। बाकी हर समिति की सिफारिश है कि भैया पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। आगे देखो, आगे तथापि राज्यों की इन्होंने कहा कि कार्यकाल तो 5 वर्ष होना चाहिए, लेकिन राज्यों की इच्छा अनुसार कम भी हो सकता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि राज्यों की इच्छा अनुसार ये कम भी हो सकता है, परंतु यह किसी भी दशा में 3 वर्ष से कम नहीं होगा। यह ध्यान रखना, ये पी.के. थुंगन समिति की सिफारिश है। ठीक है, पी.के. थुंगन समिति 1988 की सिफारिश है कि पंचायतों का कार्यकाल तो भैया 5 वर्ष रहेगा, लेकिन राज्य की इच्छा अनुसार कम भी हो सकता है, किंतु किसी भी दशा में 3 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान रखना। आगे बात करते हैं हम वी.एन. गाडगिल समिति। वी.एन. गाडगिल समिति की, इस समिति की क्या क्या सिफारिशें रही वो हम देखते हैं। इस समिति का गठन कांग्रेस के भीतर किया गया था। ठीक है, कार्यकाल कांग्रेस का रहा होगा जब समिति का गठन हुआ वी.एन. गाडगिल समिति का, जिसमें विभिन्न समिति की रिपोर्टों पर विचार प्रस्तुत करते हुए पंचायती राज कार्यक्रम के संबंध में सिफारिशें देनी थी। क्या क्या सिफारिशें रही, आओ हम देखते हैं। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा। ठीक है, ये तो हेडिंग मान लो इसकी, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कैसे मिला, क्या क्या हुआ। देखो, वर्ष 1989 की बात है। वर्ष 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने पंचायतों के सुधार व सशक्तिकरण में विशेष रुचि ली थी तथा एल.एम. संघवी समिति ने और थुंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर, ठीक है, इन समिति की सिफारिश के आधार पर लोकसभा में 64वां संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है, लोकसभा में 64वां संविधान
संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया जिसे लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया। ठीक है, जिसे लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया, लेकिन राज्यसभा द्वारा अस्वीकार कर दिए जाने के कारण, लेकिन भैया राज्यसभा ने इसे अस्वीकार कर दिया, इसके कारण ये विधेयक वहीं समाप्त हो गया। मतलब ये राजीव गांधी 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाए भी, इन्होंने चाह भी, इन्होंने उसमें इंटरेस्ट बहुत भी लिया, लेकिन ये लोकसभा में तो उस समय पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा ने इसे अस्वीकार कर दिया, इसलिए इस विधेयक को वही समाप्त हो गया। आगे देखो, तत्पश्चात 1992 की बात करूं, तत्पश्चात वर्ष 1992 में पंचायती से संबंधी प्रावधान के लिए प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, सन 1992 के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। उस समय के वित्त मंत्री की बात करूं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इनके ही समय में वो आर्थिक सुधार हुए थे जिसमें देश बुरी तरीके से खड़बड़ा गया था। ठीक है, एलपीजी नीति उसी समय आई थी। मैंने बताया कि 1992 में जब प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। तत्पश्चात वर्ष 1992 में पंचायत संबंधी प्रावधान के लिए प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक, इस संशोधन को बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 73वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया, जिसे लोकसभा व राज्यसभा ने 22 दिसंबर, देखो लोकसभा में पास हुआ ये 22 दिसंबर को, वहीं राज्यसभा में ये पास हो गया अगले दिन 23 दिसंबर को, और सन 1992 की बात है। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित भी कहीं भी बात आती है तो सन 1992 ध्यान रखना। 22 दिसंबर को लोकसभा में, 23 दिसंबर को 1992 को राज्यसभा में पास कर दिया गया, ये पारित हो गया। आगे देखो, 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी। कब? 20 अप्रैल अगले साल में, 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया। ध्यान रखना इस बात को, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया। इसीलिए पंचायती राज दिवस जो मनाते हैं वो 24 अप्रैल को मनाते हैं, ध्यान रखना। पूछा जाए कि पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं तो ध्यान रखना 24 अप्रैल को मनाते हैं। और ये 73वां संविधान संशोधन कहीं पूछ ले कि कब आया था तो इसको भी ध्यान रखना कि कब आया था 73वां संविधान संशोधन, 1992। ये ध्यान रखना है, आप लिख लेना कि 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज से संबंधित विशेष है, इसको बहुत ध्यान रखना। इससे संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया। ठीक, भाग 9 में से जोड़ा गया, भाग 9 में, ठीक है, से भाग 9 में 73वें संविधान संशोधन 1992 की तरह पंचायती राज व्यवस्था को भाग 9 में जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन की बात 1992 करेंगे तो फिर नगर पालिका और नगर पंचायत आदि जोड़े गए थे। ठीक है, आगे बात कल करेंगे, आगे इसके बारे में कल बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था को, और 2 और क्लासें होंगी, उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था समाप्त होगी। सारे क्वेश्चन लगवाएंगे, एक भी क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था का पैट में बाहर नहीं होगा, बस विश्वास करके पढ़ते रहिएगा। और दिक्कत हो किसी प्रकार की, स्पीड अगर मेरी ज़्यादा हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद।